सोचिए अगर दुनिया के सबसे तेज दिमाग सब एक साथ आ जाएं, नोबेल पुरस्कार विजेता, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, और उनके पास हो बेहिसाब पैसा, तो क्या क्या वो कभी फेल हो सकते हैं? आज हम 1998 की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक हेज फंड था, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM। लोग उसे बाजार को हराने वाली मशीन कहते थे, पर यही मशीन पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को ढहने की कगार पर ले आई। ये कहानी आप देखें सिर्फ पैसे गणित की नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे बेपनाह आत्मविश्वास और वो मॉडल जो कागज पर बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, हाँ, जो लगते हैं कि फेल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल वो असल दुनिया की उथल-पुथल का सामना कैसे नहीं कर पाते। हम उन वजहों को समझेंगे जिनकी वजह से ये जीनियस फंड फेल हो गया, और ये भी कि क्या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। 1994 में सैलमन ब्रदर्स के एक दिग्गज ट्रेडर थे, जॉन मैरीवेदर। उन्होंने एक टीम बनाई, और इसे सिर्फ ड्रीम टीम कहना भी शायद कम होगा। बिल्कुल, ये शायद किसी भी वित्तीय फर्म की अब तक की सबसे प्रभावशाली टीम थी। इस टीम में मायरन स्कोल्स और रॉबर्ट मर्टन जैसे नाम थे, जिन्हें बाद में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अरे वाह! ये वो लोग थे जिन्होंने आधुनिक वित्तीय जोखिम को समझने के फॉर्मूले लिखे थे। और सिर्फ यही नहीं, टीम में सैलमन ब्रदर्स के वो स्टार ट्रेडर्स भी थे जिन्हें बॉन्ड आर्बिट्राज के बादशाह कहा जाता था। वॉल स्ट्रीट पर उनकी धाक थी। तो जब ये सब एक कमरे में बैठते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि दुनिया का कोई वित्तीय रहस्य उनसे छिपाई नहीं है। यही तो बात है। ये सोचना भी अजीब है। ये कोई आम ट्रेडर नहीं थे, ये तो वो लोग थे जिन्होंने इस खेल के नियम लिखे थे। मतलब जब आपको नोबेल पुरस्कार इस बात के लिए मिला हो कि आप जोखिम को समझते हैं, तो शायद आप मानने ही लगते हैं कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनका आइडिया सुनने में बहुत शक्तिशाली और सच कहूं तो अकादमिक रूप से बहुत सरल था। अच्छा। हाँ, बाजार में अक्सर छोटी-मोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम मिस प्राइसिंग कहते हैं, और इन्हें गणित और जटिल मॉडल का इस्तेमाल करके मुनाफे में बदला जा सकता है। उनका मानना था कि बाजार कभी-कभी तर्कहीन हो सकता है, पर वो हमेशा तर्क संगत रहेंगे। उनकी इस रणनीति को कन्वर्जेंस आर्बिट्राज कहा जाता था। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसका मूल सिद्धांत ये है कि मान लीजिए एक जैसी दो चीजों की कीमत अगर अस्थायी रूप से अलग हो जाए, तो समय के साथ वो वापस एक दूसरे के करीब आ ही जाएगी। उदाहरण के लिए, दो सरकारी बॉन्ड हैं जो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन किसी वजह से एक थोड़ा सस्ता और दूसरा थोड़ा महंगा बिक रहा है। LTCM सस्ते वाले को खरीदता और महंगे वाले को बेच देता। और इस बात पर दांव लगा था कि जल्द ही उनकी कीमतें बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल, और वो जो छोटा सा फर्क होता, वही उनका मुनाफा होता, 11वां हिस्सा। इसलिए इस रणनीति से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका था। बहुत बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाना। हाँ, और यहीं पर कहानी का असली विलन सामने आता है, लीवरेज। और शुरू में तो ये रणनीति जादू की तरह काम कर रही थी। 1995 और 96 में उन्होंने लगभग 40% का सालाना वेतन दिया। ये तो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय था। बिल्कुल, निवेशक पैसा देने के लिए तरस रहे थे, और दुनिया के सबसे बड़े बैंक वो उन्हें उधार देने के लिए लाइन में खड़े थे। वो कह रहे थे, आप लोग इस दुनिया के सबसे होशियार इंसान हैं, आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। और यहीं एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। जब लगातार कामयाबी मिलती है तो आत्मविश्वास हद से ज्यादा बढ़ जाता है। टीम को लगने लगा था कि उनके मॉडल अचूक हैं, कि उन्होंने बाजार का कोड क्रैक कर लिया है। वो बाजार को एक प्रयोगशाला की तरह देख रहे थे और खुद को वैज्ञानिक। सही कहा। तो जब उन्हें इतना भरोसा था, तो उन्होंने लीवरेज मतलब उधार का पैसा कितना इस्तेमाल किया? अविश्वसनीय स्तर तक। LTCM अपने $1 के कैपिटल पर मान लीजिए $25 से $30 का दांव लगा रहा था। 25 से 30 गुना? हाँ, और कुछ मामलों में तो ये $100 तक पहुंच जाता था। 100 गुना। 100 गुना? बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके मॉडल को 99% से ज्यादा सटीक होना था। वो जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। बिल्कुल, वो अपने गणितीय मॉडल पर पूरी तरह निर्भर थे, जो ऐतिहासिक डेटा पर आधारित थे। और उनके मॉडल बताते थे कि बाजार में किसी बड़ी अप्रत्याशित घटना के होने की संभावना करोड़ों में एक है। मतलब लगभग असंभव। हाँ, उन्होंने मान लिया था कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराएगा, लेकिन बाजार ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है।
1997 का एशियाई वित्तीय संकट। सही कहा। 1997 में थाईलैंड से एक वित्तीय संकट शुरू हुआ जो देखते ही देखते पूरे एशिया में फैल गया। कई देशों की मुद्राएं गिर गईं, ब्याज दरें आसमान छूने लगीं और निवेशकों में घबराहट फैल गई। एक मिनट, लेकिन अगर पूरी दुनिया में घबराहट फैल रही है तो क्या ये जीनियस लोग इस खतरे को देख नहीं पाए या उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया? उन्होंने इसे खतरे की तरह देखा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने इसे एक और मौके की तरह देखा। उनका मानना था कि घबराहट के कारण बाजार तर्कहीन हो गया है और इससे उनके लिए और भी ज्यादा मिसप्राइसिंग के मौके बन गए हैं। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस और बढ़ा दी। हाँ, लेकिन हुआ क्या? घबराहट के माहौल में उनके मॉडल फेल हो गए। कीमतें एक दूसरे के करीब आने यानी कन्वर्ज होने के बजाय और दूर जाने लगीं। उनके नुकसान बढ़ने शुरू हो गए। 1997 के अंत तक उनके रिटर्न काफी कम हो चुके थे। तो एशियाई संकट एक चेतावनी जैसा था जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि ये तो बस एक छोटा-मोटा तूफान है जो गुजर जाएगा। लेकिन असल में तो एक सुनामी आने वाली थी। और वो सुनामी आई 17 अगस्त 1998 को। रूस का डिफॉल्ट। हाँ, रूस ने अपना कर्ज चुकाने से मना कर दिया। ये वित्तीय बाजारों के लिए एक भूकंप जैसा था। ये एक ब्लैक स्वान घटना थी, एक ऐसी घटना जिसके होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और जिसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। और LTCM के मॉडल के लिए तो ये एक असंभव घटना थी। उनके गणित के हिसाब से ऐसा कुछ होने की संभावना 10,000 साल में एक बार थी। एक ही दिन में असल दुनिया ने उनके सारे गणित को गलत साबित कर दिया। सब कुछ उल्टा पड़ गया होगा। जो भी उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हो रहा था। जिन संपत्तियों पर उन्होंने दांव लगाया था कि उनकी कीमतें करीब आएंगी, वो तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही थीं। एक ही दिन में उन्होंने $500 बिलियन से ज्यादा गंवा दिया। $500 बिलियन एक दिन में? हाँ, उनका पूरा सिस्टम चरमरा गया। इसके बाद तो हालात तेजी से बिगड़े होंगे, एक डेथ स्पाइरल की तरह। बिल्कुल। नुकसान इतना बढ़ गया कि जिन बैंकों ने उन्हें उधार दिया था वो घबरा गए और उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। इससे LTCM को मजबूरी में अपनी पोजीशंस भारी घाटे में बेचनी पड़ी, जिससे बाजार में उन संपत्तियों की कीमतें और गिरीं और जिससे उनका नुकसान और बढ़ गया। ये एक क्लासिक डेथ स्पाइरल था। यहाँ पर एक और अहम बात सामने आती है जिसे शायद उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, लिक्विडिटी रिस्क। वो सोच रहे थे कि वो जब चाहे अपनी पोजीशन बेच सकते हैं। लेकिन जब हर कोई बेच रहा हो तो खरीदने वाला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। $4 बिलियन से ज्यादा खो दिया था। मतलब फंड लगभग खत्म। हाँ, पूरी तरह से ढहने से बस कुछ ही दिन दूर था। लेकिन अगर LTCM डूब जाता तो उसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता ना। ये सिर्फ एक फंड के फेल होने की कहानी नहीं थी, इसका असर तो पूरी दुनिया पर होने वाला था। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये 2008 से भी बड़ा वैश्विक संकट बन सकता था। LTCM इतना बड़ा था और दुनिया के लगभग हर बड़े बैंक के साथ उसके हजारों करोड़ के सौदे थे कि उसके डूबने से वॉल स्ट्रीट के कई बड़े बैंक डूब जाते और पूरी दुनिया के बाजार ठप हो सकते थे। हाँ, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता जिसे सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। इसीलिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व को बीच में आना पड़ा। उन्हें आना ही पड़ा। फेडरल रिजर्व ने न्यूयॉर्क में 14 बड़े बैंकों के CEOs को एक कमरे में बुलाया। मैंने पढ़ा था कि जब इन CEOs को बुलाया गया तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देना चाहता था। लेकिन सबको पता था कि अगर LTCM डूबा तो वो सब साथ में डूबेंगे। बिल्कुल, ये एक तरह से वित्तीय ब्लैकमेल जैसा था। कई घंटों की बहस के बाद वो सब मिलकर $3.6 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार हुए। ये तो कमाल की विडंबना है। जो लोग कहते थे कि बाजार को अपना काम करने देना चाहिए और वो किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं, उन्हीं को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को एक साथ आना पड़ा। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। दुनिया के सबसे जीनियस लोगों को बचाने के लिए सिस्टम को दखल देना पड़ा। तो आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहाँ? नोबेल पुरस्कार विजेता, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, फिर भी इतनी बड़ी तबाही। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं? कई गलतियां थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी बहुत ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल। उसने उनके छोटे छोटे नुकसानों को भी विनाशकारी बना दिया। दूसरी गलती थी अपने मॉडल्स पर अंधा विश्वास। उन्होंने ये मान लिया था कि उनके कंप्यूटर मॉडल असल दुनिया की हर स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने इंसानी डर और घबराहट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन क्या हम उनके मॉडल को पूरी तरह से दोष दे सकते हैं?
आखिर वो ऐतिहासिक डेटा पर आधारित थे और इतिहास में ऐसा संकट कभी आया ही नहीं था। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, ये अहंकार था। उन्होंने टेल रिस्क यानी अप्रत्याशित घटनाओं के खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल, एक अच्छा जोखिम प्रबंधक हमेशा सबसे बुरे हालात के बारे में सोचता है, लेकिन उन्हें लगा कि वो इतने होशियार हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और सबसे बढ़कर अहंकार इतना ज्यादा था कि विनम्रता के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो निवेशकों के लिए यहाँ सबसे बड़े सबक क्या हैं? इस कहानी से आम निवेशक क्या सीख सकता है? सबसे बड़ा सबक ये है कि मॉडल सिर्फ एक औजार है, अंतिम सत्य नहीं। वो हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकते। सही बात है। दूसरा, लीवरेज दो धारी तलवार है। ये आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपकी गलतियों के असर को भी कई गुना बढ़ा देता है। और तीसरा, ब्लैक स्वान जैसी घटनाएं होती हैं, दुनिया अप्रत्याशित है। तो बाजार में सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। बिल्कुल, सर्वाइवल ही सबसे बड़ी रणनीति है। व्हेन जीनस फेल्ड की कहानी सिर्फ एक वित्तीय घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि बाजार को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, मॉडल्स पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी, जोखिम का सम्मान करना चाहिए। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी बाजार से हार सकते हैं अगर वो विनम्रता खो दें। लंबे समय तक बाजार में टिके रहने के लिए जीनियस होने से ज्यादा अनुशासन और सर्वाइवल की मानसिकता जरूरी है। LTCM की कहानी यही साबित करती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां AI और जटिल एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर हावी हो रहे हैं, जो ऐतिहासिक डेटा पर ही आधारित हैं और इंसानी भावनाओं को नहीं समझते, क्या हम अनजाने में एक नए और शायद पहले से भी बड़े LTCM जैसे संकट का खतरा तो नहीं बना रहे हैं?